चलिए, क्विक रिवीजन सीरीज आपका यूपीपीसीएसआरओ का जो होता है 12 जो होता है सीरीज चल रही है। क्वेश्चन नंबर 325 तक हमने गेन करा दिया था आपको, और क्वेश्चन नंबर 326 से स्टार्ट करना है। पहला क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क की विशेषताएं क्या होती हैं। देखिए, क्विक सीरीज जो होता है लगभग आज समाप्त हो जाएगी। शाम तक जो होगा एक सीरीज और चलेगी, फिर ये समाप्त हो जाएगी। फिर आपको हम विस्तृत पढ़ाएंगे इसमें, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगा वो पढ़ाएंगे। और करंट जो होता है आप देखते रहिएगा, कुछ हमें कुंभ उसका करंट पढ़ाना है तो उसमें देख लेंगे। कुछ टॉप टेस्ट सीरीज जो होता है लगातार जो होता है, कम से कम टेस्ट जो होता है 10,000 क्वेश्चन जो होता है सॉल्व कराएंगे कम से कम। हर टॉपिक से जो होता है, जैसे ज्योग्राफी और हिस्ट्री ज़्यादा मजबूत कर लेंगे, तो यहाँ से अगर ये मजबूत हो गया तो और सारे साइंस वगैरह बहुत वो होते हैं, ईजी होता है। आप कल ले जाएंगे 125 क्वेश्चन पीसीएस में। नेक्स्ट, चलिए मानव मस्तिष्क की विशेषताएं के बारे में चर्चा करते हैं। मानव मस्तिष्क को हम अलग अलग कार्यों के साथ 3 भागों में, कंपार्टमेंट में जो होता है विभाजित करते हैं। 3 भाग या कंपार्टमेंट में हम विभाजित करते हैं। पहला हमारा मस्तिष्क जो होता है अग्र मस्तिष्क होता है, दूसरा हमारा मध्य मस्तिष्क होता है, और तीसरा हमारा पश्चिम मस्तिष्क होता है। 3 भाग होते हैं इसके, ठीक है। रीढ़ की हड्डी के साथ मानव मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है। जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं, ये मानव मस्तिष्क के जो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है बनाता है। हम तीनों भागों का अलग अलग कार्य होता है। पीसीएस के जो होता है समीक्षा में दोनों में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अग्र मस्तिष्क क्या करता है, मनुष्य चिंतन करने वाला हिस्सा है, ठीक है। जो अग्र मस्तिष्क होता है, ये जो होता है चिंतन करने का कार्य करता है, चिंतन करने वाला है। और स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जो स्वैच्छिक क्रिया होती है उसे नियंत्रित करता है। यह संवेदी सूचनाओं को संसाधित करता है, और जो शरीर के विभिन्न अंग जैसे कान, आंख, नाक, जीभ, त्वचा आदि को जो आदि से जो होता है एकत्र की जाती है। ये सब क्या की जाती है, आदि से एकत्र की जाती है इसके द्वारा। जितना भी होता है अग्र मस्तिष्क में ये होते हैं, ठीक है। कान, आंख, नाक, जीभ और त्वचा, ठीक है, यहाँ से एकत्र की जाती है। जो विभिन्न जो सूचनाएं होती संवेदी संसाधित करता है ये शरीर के विभिन्न अंगों को, ठीक है। अग्र मस्तिष्क का अपना अलग काम है, और मध्य मस्तिष्क का अलग है, ठीक। पश्चिम देखेंगे मध्य मस्तिष्क का कार्य क्या है। ये जो होता है मस्तिष्क स्टेम का एक छोटा सा केंद्रीय भाग होता है। मस्तिष्क स्टेम का एक छोटा सा केंद्रीय भाग होता है, जो संकेतों को संचारित करने के लिए एक पुल के रूप में कार्य करता है। किसको, संकेत जो होते हैं उस संकेतों को जो संचारित करता है, और इसको करने के लिए जो होता है एक पुल के रूप में कार्य करता है, ठीक है। ब्रेन स्टेम अग्रभाग होता है। ब्रेन स्टेम जो होता है अग्रभाग होता है, जो मस्तिष्क के रीढ़ से हड्डी से जोड़ता है। और इसमें इसमें क्या होता है, सेरिबेलम, ठीक है, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा इसमें शामिल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज शामिल होता है मध्य मस्तिष्क में जो होता है, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा, ये तो मेन चीज यहीं पर शामिल होते हैं, ठीक है। ये तीनों जो होता है किस में होते हैं, मध्य मस्तिष्क में होते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो होता है संकेतों को संचारित करने का कार्य करता है। और देखेंगे पश्चिम मस्तिष्क क्या करता है। जो पश्चिम मस्तिष्क होता है वह हृदय की गति को, श्वास को, रक्तचाप को, नींद को, चलना, ठीक है, आदि को जो होता है नियंत्रित करता है। ये जो हृदय की गति को बहुत इंपॉर्टेंट है। हृदय गति, श्वास, रक्तचाप, नींद आदि को जो होता है नियंत्रित करता है, ठीक है। सेरेबेलम चलने और सवारी करने आदि के दौरान संतुलन शरीर, ठीक है, दौरान संतुलन और शरीर का संतुलन मुद्रा बनाए रखने में मदद करता है। कौन, पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है, सेरिबेलम, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पश्चिम मस्तिष्क का अपना अलग कार्य, मध्य का अलग और अग्र का अलग मस्तिष्क का। तो नोट कर लीजिएगा, ये पीसीएस एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 327। माप की मानक इकाइयाँ क्या होती है। माप की मानक इकाई, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम है, समय का सेकंड है, विद्युत धारा का एम्पियर है, ताप का केल्विन है, पदार्थ की मात्रा का मोल है, ठीक है। और जो होता है देखेंगे, और
प्रकाश की तीव्रता जो होती है कैंडेला से मापी जाती है। प्रकाश की तीव्रता कैंडेला से नापी जाती है। लेंस का क्षमता डायोप्टर से, डायोप्टर नहीं होता, डायोप्टर होता है, ठीक है, डायोप्टर से मापी। ऊष्मा की मात्रा जूल्स में। फिर दाब जो होता है पास्कल में नापा जाता है। प्रेरकत्व जो होता है हेनरी में नापा जाता है। प्रतिरोधकता या विशिष्ट गतिरोध जो होता है ओम मीटर में नापा जाता है। रेडियो धर्मिता बेकरल में नापा जाता है, बेकुरल, ठीक है, बेकरल नहीं बेकुरल होता है, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए। इतना तो आपको आता ही है क्योंकि आप लोग साइंस के छात्र होंगे, साइंस पढ़े होंगे तो इतना आता होगा आपको, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अपवर्तन और परावर्तन के अनुप्रयोग, क्वेश्चन नंबर 328, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अपवर्तन और परावर्तन के अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। अपवर्तन का सिर्फ आप देखिए, जब हम कोई कंपटीशन देते हैं तो हमें सिर्फ उदाहरण से ही मतलब होता है। और भाषाएं जो होती हैं बहुत कम पूछता है, देखे होंगे जितना भी पूछता होगा सब एग्जाम्पल पूछता है, ठीक है। अपवर्तन का उदाहरण क्या होता है? साफ आसमान में तारों का टिमटिमाना, ये किसका कारण है? अपवर्तन का। पानी के तालाब, अपवर्तन का। स्विमिंग पूल का जो होता है वास्तविक रूप से कम गहरा होना, प्रतीत होना, ये क्या है? अपवर्तन का। जब स्विमिंग पूल में जाते हैं तो दिखाता है बहुत कम गहरा, लेकिन होता है गहरा, लेकिन कम गहरा दिखाई देना, ये भी क्या? अपवर्तन का कारण है। इंद्रधनुष का निर्माण, ये भी क्या है? अपवर्तन कारण, ठीक है। सूर्य के विपरीत देवता वर्षा ऋतु में बनता है, ठीक है। ये इंद्रधनुष का निर्माण भी अपवर्तन का। मूवी प्रोजेक्टर अपवर्तन का। प्रिज्म अपवर्तन का कारण है, ठीक है। ये सभी जो होते हैं अपवर्तन के कारण होते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा, आसमान में तारों का टिमटिमाना, ये अपवर्तन का कारण है, समीक्षा अधिकारी में पूछा गया था। पानी का तालाब में अर्थात अपवर्तन का। स्विमिंग पूल का वास्तविक रूप से कम गहरा प्रतीत होना अपवर्तन के कारण होता है। इंद्रधनुष का निर्माण अपवर्तन के कारण होता है। मूवी प्रोजेक्टर अपवर्तन के कारण होता है। प्रिज्म बनना, ये भी क्या है? अपवर्तन के कारण होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, परावर्तन के उदाहरण देख सकते हैं। अपवर्तन के परावर्तन, दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, परावर्तन। बहुरूपक प्रदर्शक जो होता है, दर्शक जो होते हैं वो भी अपवर्तन है। और फ्लैश लाइट जो जलाते हैं, फ्लैश लाइट, वो भी क्या है? अपवर्तन, सॉरी परावर्तन है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है? परिवर्तन के एग्जाम्पल होते हैं। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 329। चलिए, ध्वनि तरंगों की विशेषताएं बात करते हैं। ध्वनि तरंगों की विशेषताएं, क्वेश्चन नंबर जो होता है 329 में ध्वनि तरंगों की विशेषताएं। तरंग दैर्घ्य देखेंगे। ध्वनि तरंग जो होता है द्वारा स्वयं को दोहराने की पहले तय की गई होती है, दूरी होती है। ध्वनि तरंग जो तरंग दैर्घ्य की बात करते हैं पहले। ध्वनि तरंग द्वारा स्वयं को दोहराने से पहले तय की गई दूरी को हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ठीक है। आयाम किसे कहा जाता है? माध्यम के कणों और अधिकतम विस्थापन को दर्शाता है। माध्यम के कणों और अधिकतम को विस्थापन दर्शाता है। उच्च आयाम के साथ तीव्र ध्वनि होती है, उच्च आयाम के साथ तीव्र ध्वनि होती है, उसे आयाम की प्रवृत्ति में रखते हैं। आवृत्ति सबसे ज्यादा पूछा गया, पीसीएस में आवृत्ति पूछा गया, नोट करिए, पीसीएस में आवृत्ति पूछा गया। प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाली तरंगों की संख्या। उच्च आवृत्ति का अर्थ उच्च स्वर वाली ध्वनि होती है, ठीक है। प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाली तरंगों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं, हर्ट्ज। नोट करिए, ये देखिए आवृत्ति नेक्स्ट बार पूछा गया था। प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाली तरंगों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। उच्च आवृत्ति का अर्थ होता है उच्च स्वर वाली ध्वनियां, ठीक है। समय अवधि भी पूछा गया है। एक तरंग चक्र को पूरा करने के लिए आवश्यक समय को हम समय अवधि कहते हैं, ठीक है। ये सब परिभाषाएं पूछी गई हैं। वेग किसे कहा जाता है? अर्थात ध्वनि तरंगों की जिस गति से यात्रा करती है, ध्वनि तरंगे जिस गति से यात्रा करती है उसे क्या कहते हैं? वेग। तो मुझे लगता है आवृत्ति, वेग, समय, ये सब आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आगे देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो गया आपका, ठीक है। बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाले, क्वेश्चन नंबर 330। आधुनिक भारत के इतिहास की पुस्तकें और उनके लेखक, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, नोट करिएगा, ठीक है। मोतीलाल नेहरू, इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू इंडिपेंडेंट,
दादा भाई नौरोजी की किताबें ज़्यादा पूछी जाती है। राष्ट्रगुप्तार। दूसरी होती है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब होती है, बार बार क्वेश्चन पूछी गई है कि राष्ट्रगुप्तार को एक किताब उनकी पूछी गई, दूसरी किताब उनकी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किताब दो पूछी। ठीक है, ड्रेन एंड थ्योरी, ये किताब होती है ड्रेन एंड थ्योरी। ठीक है, ये भी किताब पूछी गई, जिनकी किताबें आगे देखेंगे। बेलेंटाइन चिरोल, इनकी किताब के इंडिया अनरेस्ट। इंडिया अनरेस्ट किसके? बेलेंटाइन चिरोल की। ठीक है, ये सचिंद्र नाथ सान्याल की किताब पूछी गई बंदी जीवन। नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सचिंद्र नाथ सान्याल की किताब नोट करिए, बंदी जीवन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगवती चरण बोहरा, इनकी किताब है द फिलॉसफी का बम। द फिलॉसफी का बम, नोट करिए। भगवती जोता चरण बोहरा की किताब द फिलॉसफी का बम, नोट करिए। राम मनोहर लोहिया की किताब नोट करिए गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन। ये समीक्षा में पूछा गया था, समीक्षा में पूछा गया था, समीक्षा में। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन किसकी? राम मनोहर लोहिया की, नोट करेंगे, राम मनोहर लोहिया की। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट, लेखक और पुस्तक, क्वेश्चन नंबर 331। ठीक है, लेखक और पुस्तक, चलिए। लेडी कैथरीन मेयो, लेडी कैथरीन मेयो जो होता है मदर इंडिया, नोट करिए, मदर इंडिया किसने लिखा था? लेडी कैथरीन मेयो। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा गया था पीसीएस एग्जाम में। ठीक है, लेडी कैथरीन मेयो, मदर इंडिया किसने लिखा था? लेडी कैथरीन मेयो। ठीक है, लैरी कॉलिंस एंड डोमेटिक लेफियर। ठीक है, डोमिनिकी जो था डोमिनिक लेफियर, ये इनकी किताब जो ये लिखी है फ्रीडम एट मिडनाइट। किताब के लेखक कौन? फ्रीडम एट मिडनाइट के लिए लेखक कौन है? लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक और लेफियर। ठीक है, आगे देखेंगे। राम मनोहर लोहिया की किताब है, ये तो भी आप जान ही गए हैं, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, अभी ऊपर देखें लिखे होंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट किताब है, जवाहरलाल नेहरू की किताब सबसे विख्यात है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हिंदी में इसे भारत की खोज कहा जाता है। ठीक है, विश्व के इतिहास की झलक। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? विश्व के इतिहास की झलक। दो किताबें उन्होंने लिखा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, हिंदी में उसे भारत की खोज कहते हैं, और विश्व इतिहास के झलक कहा जाता है, विश्व इतिहास के झलक। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय की किताब क्या है? द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। ठीक है, डिपोर्टेशन की किताब है द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। और सबसे ज्यादा किताब वनडे में पूछी जाती है अनहैप्पी इंडिया, नोट करिए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाली किताब का नाम है अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक किताब, बाल गंगाधर की कौन किताब है? गीता रहस्य, नोट करेंगे, इनकी किताब के नाम है गीता रहस्य, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। केसरी मराठा, तीन किताब बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बाल गंगाधर तिलक की किताब है। ठीक है, केसरी मराठा भी ज्यादा पूछा जाता है आपको। ठीक है, और जो होता है गीता रहस्य तो कई बार पूछा गया है। आगे देखेंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की किताब कौन सी है? द ए नेशन इन मेकिंग, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ए नेशन इन मेकिंग किसकी किताब है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी की, किसकी? बंगाली में छपी है। ठीक है, बंगाली में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताब कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम आल हिलाल, नोट करिए, इंडिया विंस फ्रीडम आल हिलाल। ये जो था जितनी किताबें पूछे आपको बताए हैं, ये सभी पीसीएस और समीक्षा में पूछी गई किताबें, दोबारा दोबारा तीन तीन बार रिपीट हुए, चार चार बार कुछ पुस्तकें रिपीट हुई, जैसे अनपीटिया हो गया, ए नेशन ऑफ मेकिंग हो गया, गीता रहस्य हो गया, कई बार किताबें ये रिपीट हुई हैं। ठीक है, ये कि इंडिया विंस से फ्रीडम जो था, ये किताब हो गई, ये भी मौलाना अबुल कलाम आजाद की, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन हुई है। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट किताब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड किसके? राजेंद्र प्रसाद जी के। महात्मा गांधी की कई किताबें रिपीट हुई हैं, द स्टोरी ऑफ
माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये किताबें भी कई बार रिपीट हुई हैं। महात्मा गांधी की द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है। यंग इंडिया, ठीक है, एक यंग इंडिया, एक न्यू इंडिया। न्यू इंडिया एनी बेसेंट है, यंग इंडिया महात्मा गांधी है। हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, ठीक है, ये सारी किताबें नवजीवन, हिंद स्वराज, हरिजन, ये जो था महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। अगली है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या लिखी गई, गीतांजलि, ठीक है। गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार, गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को। होम एंड द वर्ल्ड, होम एंड द वर्ल्ड, ठीक है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की किताब है, होम द वर्ल्ड। आगे देखेंगे मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय की जो था किताब क्या है, अभ्युदय, ठीक है, हिंदुस्तान और लीडर, लीडर कई बार पूछा गया है, लीडर जो था कई बार पूछा गया है। मदन मोहन मालवीय की किताब कौन है, अभ्युदय, हिंदुस्तान और लीडर, ठीक है। आगे देखेंगे किताब भगत सिंह, भगत सिंह का देखिएगा, देखिएगा वाई आई एम एन अनिष्ट, ठीक है, अथिष्ट, क्या होंगे अतिष्ठ, सॉरी, वाई आई जो था एम एन अतिष्ठ, ठीक है। उन्होंने कहा था वाई आई एम अतिष्ठ, ठीक है, इनकी किताब भगत सिंह की। एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, एंड इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, ये भगत सिंह की किताब है। दोनों किताब बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। आगे देखेंगे गोपाल किस गोखले की कौन किताब पूछी गई, नेशन, नेशन, ठीक है, गोपाल किस गोखले की किताब कौन है, नेशन। केशव चंद्र सेन की किताब इंडियन मिरर, दो बार पूछी गई, इंडियन मिरर दो बार पूछी गई, ठीक है, केशव चंद्र सेन अर्थात इंडियन मिरर। अगली है सर सैयद अहमद खान की किताब की बात करें तो तहजीब उल जो होता अखलाक, तहजीब उल अखलाक, ये किताब पूछी गई है सर सैयद अहमद खान की, तहजीब उल अखलाक। दीन बंधु मित्र की किताब पूछी जाती है नील दर्पण, ठीक है, दीन बंधु मित्र की किताब कौन किताब है, दीन नील दर्पण। आगे देखेंगे मोतीलाल नेहरू की किताब पूछी गई इंडिपेंडेंट, नोट करिए मोतीलाल नेहरू की किताब इंडिपेंडेंट, ठीक है। आगे देखेंगे अरविंद घोष की किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्मयोगी, युगांतर, सावित्री, लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन कई बार क्वेश्चन पूछी गई, लाइफ डिवाइन कई बार पूछी गई है, ठीक है। ऐसे आन गीता और वंदे मातरम, देख लीजिएगा। अरविंद घोष की बहुत सारी किताबें पूछी गई हैं, कर्मयोगी, युगांतर, सावित्री, लाइफ डिवाइन, ठीक है, ऐसे आन गीता और वंदे भारत, ये अरविंद घोष की किताब है, ये सभी अरविंद घोष की किताब है, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की किताब नोट करेंगे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की किताब आनंद मठ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आनंद मठ तो आप जानते हैं, ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की। देवी चौधरानी, ये दो किताब नोट करिएगा, आनंद मठ और देवी चौधरानी, बंकिम चंद्र चटर्जी की किताब है, चट्टोपाध्याय की किताब है, ठीक है, नोट करिए। अगला भारतेंद्र हरिश्चंद्र, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की देखेंगे भारत दुर्दशा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की किताब कौन इंपॉर्टेंट है, भारत दुर्दशा। आरसी दत्त की किताब नोट करिए भारत का आर्थिक इतिहास, ठीक है, भारत का आर्थिक इतिहास, आरसी दत्त की किताब कौन है, भारत का आर्थिक इतिहास, आरसी दत्त की किताब है, ठीक है। आगे देखेंगे बी आर अम्बेडकर भीम जो था भीमराव अम्बेडकर जो किताब है बी आर अम्बेडकर की मूक नायक, सबसे ज्यादा किताब पूछी गई बी आर अम्बेडकर जी की जो होती है, ये जो था भीमराव अम्बेडकर जी की किताब जो था मूक नायक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होती है, ठीक है, मूक नायक, नोट करिए। आगे देखेंगे बहिष्कृत भारत, जात का विनाश, पाकिस्तान और भारत का विभाजन, ये किताब है अम्बेडकर जी की, ठीक है, विभाजन, शूद्र कौन थे, ठीक है, अछूत, बुद्ध और कार्ल मार्क्स, बुद्ध और उनका धम्म, नोट करिए इतनी सारी किताब है, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, भारत बहिष्कृत, जाति का विनाश, पाकिस्तान या भारत का विभाजन, शूद्र कौन थे, अछूत, बुद्ध या कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स लिख लें, कार्ल मार्क्स, बुद्ध और उनका धम्म,
ये सारे किताब। तो यहाँ तक तो जात का विनाश बहिष्कृत भारत ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, शूद्र कौन थे भी एक बार पूछा गया है। पाकिस्तान या भारत का विभाजन ये एक बार पूछा गया। मूक नर और बहिष्कृत भारत कई बार क्वेश्चन पूछे गए। ये सभी लोग एक ही बार पूछे गए। ठीक है, तो ज्यादा फोकस करिएगा मूक नायक और बहिष्कृत भारत पर। भीमराव अम्बेडकर जी की किताब, अम्बेडकर जी की किताब। आगे देखेंगे नेक्स्ट, विभूति भूषण बनर्जी, इनकी किताब पथेर पंचाली। ठीक है, पथेर पंचाली बहुत विख्यात किताब है। विभूषित जो विभूति भूषण बनर्जी है उनकी किताब है पथेर पंचाली। लॉर्ड कर्जन की देखेंगे पूरब की समस्याएं, एक किताब नोट करिएगा। लॉर्ड कर्जन की ने लिखा था एक किताब पूरब की समस्याएं, नोट करिए। ठीक है, हो गया। तो ये सारे किताबें आप नोट करिएगा। ठीक है, ये सारी किताबें आप नोट कर लीजिएगा जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, ये सारी किताबें। चलिए आगे चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 332 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 332 नोट करिए। 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तकें, 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तकों के बारे में चर्चा करेंगे। बी डी सावरकर की किताब लिखेंगे, बी डी सावरकर, द डिवाइन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है, 1857 नोट करिए, बी डी सावरकर की किताब। ठीक है, यहाँ से एक किताब पूछी जाती है हमेशा, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट 1857, बी डी सावरकर। अगले देखें किताब आरसी मजुमदार की किताब, आरसी मजुमदार, द सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857, द सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, आरसी मजुमदार। ठीक है, आरसी मजुमदार की किताब हो गया। आगे देखेंगे एस बी चौधरी देखेंगे, सिविल रेवल्यूशन इन द जो था इंडियन म्यूनिटीज। ठीक है, सिविल रेवल्यूशन या रेबेलियन, ठीक है, सिविल रेबेलियन इन द इंडियन म्यूनिटीज, और एस बी चौधरी किताब है 1857 से 1859 तक ली। ठीक है, एक किताब लिखेंगे अशोक मेहता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1857 कई बार क्वेश्चन पूछा गया, सिर्फ 1857 कई बार। 1857 किसने लिखा था? अशोक मेहता। दूसरा द ग्रेट रिबेलियन, दूसरी किताब है उनकी द ग्रेट रिबेलियन। ठीक है, 1857 की बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद दूसरी किताब है द ग्रेट रेबेलियन, द ग्रेट रेबेलियन, नोट करिए। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 333। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 333, नीति निर्देशक तत्व और विभिन्न विद्वानों के विचार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व और विभिन्न विद्वानों का विचार देखेंगे आप इसमें। पहले केटी सा का कई बार पूछा गया। राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा की जाती है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ठीक के बारे में केटी शाह लिखते हैं कि राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है ये एक ऐसा चेक है जो था बैंक के द्वारा सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। ठीक है, बैंक के द्वारा सुविधा अनुसार क्या की जाती, अदा की जाती, केटी शाह के अनुसार। ठीक है, उसी जगह टीटी कृष्णामाचारी क्या लिखते हैं? टीटी कृष्णामाचारी जो होते लिखते हैं भावनाओं का एक अस्थाई कूड़ाघर है। ठीक है, भावनाओं का एक अस्थाई कूड़ाघर है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व के बारे में लिखते हैं। केसी वीर जो था अगली बार पूछा गया था, केसी वीर क्या लिखते हैं? लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र, लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इनको सबका अपना अलग अलग विचार है, अपना देख लीजिएगा। सर आइबर जेनिंग्स क्या लिखते हैं? इन तत्वों का कोई नियमित प्रतिमान दर्शन नहीं है, ये तत्व समाजवाद के बिना फेबियन समाजवाद है। ठीक है, सर आइवर जेनिंग्स कहते हैं नीति निर्देशक तत्व के बारे में कि इन तत्वों का कोई नियमित प्रतिमान दर्शन नहीं है, ये जो तत्व है समाजवाद के बिना फेबियन समाजवाद है। ठीक है, क्या उन्हें फेबियन समाजवाद है। ठीक है, उन्होंने लिखा। वहीं पर जो था ग्रेनविल आस्टिन का तथ्य बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ग्रेनविल आस्टिन को जो होता है और अम्बेडकर जी के दोनों लोग तथ्य बहुत बार पूछा गया। ग्रेनविल आस्टिन लिखते हैं कि नीति निर्देशक तत्व और अधिकार संविधान की मूल आत्मा है।
ठीक है। 11वीं लास्ट में लिखते हैं निदेशक तत्व और अधिकार जो होता है संविधान की क्या है, मूल आत्मा, संविधान की मूल आत्मा, ठीक है। अगला देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखते हैं कि निदेशक तत्व विधायिका और कार्यपालिका के लिए अनुदेश है। निदेशक तत्व क्या है, विधायिका और कार्यपालिका के लिए अनुदेश है, डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, ठीक है, कि निदेशक तत्व विधायिका और कार्यपालिका के लिए क्या है, अनुदेश है, ठीक है। वहीं पर जो होता है बी एन राव लिखते हैं क्या, बी एन राव जी लिखते हैं कि निदेशक तत्व प्राधिकारियों के लिए नैतिक आवश्यकता और शैक्षिक मूल्य है, ठीक है। नैतिक निदेशक तत्व जो होता है राज्य प्राधिकारियों के लिए जो होते हैं, जो राज्य प्राधिकारियों के लिए होता है वो नैतिक आवश्यकता और शैक्षिक मूल्य होता है, बी एन राव लिखते हैं। के संथानम का याद रखिएगा, के संथानम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन तत्वों से केंद्र और राज्य के मध्य संवैधानिक टकराव होगा। इन तत्वों से जो होता है केंद्र और राज्य के मध्य जो होता है संवैधानिक टकराव होगा, ठीक है, ये संथानम के तहत, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन सभी लोगों का जो होता है नोट करिएगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं, 125 को जो होता है टारगेट को हमको पार करना है, ठीक है, 125 टारगेट हमको पार करना है। देखिएगा टेस्ट सीरीज आप देख लेते रहिएगा, टेस्ट सीरीज जो होता है हर सब्जेक्ट का शुरू करेंगे, कुछ हिस्ट्री का, कुछ ज्योग्राफी का, सबका टेस्ट सीरीज चलाएंगे। लेकिन जो होता है टेस्ट सीरीज में देखेंगे कि हम बहुत शॉर्टकट पे मारते जाएंगे, और करंट का टेस्ट सीरीज जो चल रहा है उसको जरूर देखिएगा, फिर जीएस का भी चलेगा। तो इतना तो आप करिए, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। 125 का जो टारगेट प्रीलिम से अच्छे से क्वालिफाई है, फिर मेंस के लिए जो होता है एक अलग टॉपिक चलाई जाएगी, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 334 नोट करिए। भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल की बात करते हैं। भारत में जो मान्यता प्राप्त हैं राष्ट्रीय राजनीतिक दल की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मान्यता कब मिली थी, 1885 ईस्वी में। मान्यता क्या मिली थी, 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय दल पर ही हुई थी, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर ही हुई थी, ठीक है, राज्य पर नहीं हुई थी, ठीक है। पूरे भारत में कहीं भी सम्मेलन होता था तो राष्ट्रीय स्तर पर ही शुरू शुरू में बन गई थी, पहली पार्टी थी। दूसरी, भारतीय जनता पार्टी जो बनी वो 1980 में, ठीक है। सोच सकते हैं कि 105 वर्ष बाद जो था भारतीय जनता पार्टी बनी है, ठीक है। कितना अंतर हो जाएगा, 105 वर्ष बाद जो होता है यहाँ बनती है, वो 1885 में बनती है, तो ये 1880 में बनती है, कितना बहुत समय लग गया। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी 1984 में जो होता है क्या बनी, राष्ट्रीय पार्टी, 1984 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसे मार्क्सवादी कहते हैं 1964 में बनी थी, 1964 में बनी। इसके बाद जो होता है नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013 में, नेशनल पीपुल्स पार्टी जो 2013 में राष्ट्रीय पार्टी बनी। आम आदमी पार्टी 2012 में बनी थी, ठीक है, पार्टी बनी थी, ठीक है। और देखेंगे स्थापना जो हुई थी इन सबों का, मत सोचना कि राष्ट्रीय पार्टी बनी थी। वर्तमान में विश्व में जो भारत में कुल 6 राजनीतिक पार्टियां कौन कौन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये 6 बहुराष्ट्रीय पार्टियां। इन लोगों का गठन कब हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885, भारतीय जनता पार्टी 1980, बहुजन समाज की 1984, कम्युनिस्ट मार्क्सवादी को 1964, नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013, आम आदमी पार्टी 2012 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। आगे देखेंगे, ये राष्ट्रीय पार्टी को नोट करिएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 325, लोकसभा में विभिन्न जो राज्य एवं यूटी के सदस्य की संख्या, ठीक है, लोकसभा में जो था विभिन्न राज्य और जो था संघ शासित प्रदेशों के सदस्य की संख्या। लद्दाख में 1 सीट है, याद रखना, लद्दाख में लोकसभा की 1 सीट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कंफ्यूज कर देता है। लद्दाख में 1 है, सिक्किम में 1 है, चंडीगढ़ में 1 है, लक्षद्वीप में 1 है, और जो था पुडुचेरी में 1 है, नागालैंड में 1 है, देख रहे हैं, मिजोरम में 1 है, मिजोरम में 1 है, एक एक सीटें हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो होता है 1 सीट है। इतना तो नोट करिए, नोट करिए, इतना ये इतना 1 सीटें वालों की संख्या नोट कर लीजिए, जहां लोकसभा की 1 सीट है। लद्दाख में 1 सीट है, सिक्किम में भी 1 सीट है, चंडीगढ़ में 1 सीट है, लक्षद्वीप में 1 है, पुडुचेरी में 1 है,
नागालैंड में एक है, मिजोरम में एक है, अंडमान निकोबार में एक है। नोट करिए, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर एक एक सीटें हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। आगे चलेंगे, दो दो सीटों की बात करते हैं। त्रिपुरा में दो सीटें हैं, ठीक है, त्रिपुरा में दो सीटें हैं और हमने आपको बताया भी था, ठीक है। आगे चलेंगे, त्रिपुरा में दो हैं और जो था मणिपुर में दो हैं, गोवा में दो हैं, अरुणाचल प्रदेश में दो हैं, मेघालय में दो हैं और दादर नगर हवेली में दो हैं। नोट करिए यहाँ से यहाँ तक। त्रिपुरा दो सीटें हैं, मणिपुर में दो सीटें हैं, गोवा में दो सीटें हैं, अरुणाचल प्रदेश में दो सीटें हैं, मेघालय में दो सीटें हैं, दादर और नगर हवेली दमन दीव में दो सीटें हैं, ठीक है। ये दो सीटें वाले हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, हिमाचल प्रदेश में चार सीटें हैं, जम्मू कश्मीर में पाँच हैं, लद्दाख में एक है, जम्मू में, कश्मीर में पाँच हैं, उत्तराखंड में पाँच हैं और दिल्ली में सात सीटें हैं, ठीक है। दिल्ली में सात सीटें हैं, दिल्ली में सात हैं, ठीक है। उत्तराखंड में पाँच हैं, जम्मू कश्मीर में पाँच हैं, हिमाचल में चार हैं, ठीक है। ये लोकसभा की सीटों की संख्या। अब समझ गए होंगे कहाँ चार सीटें, कहाँ पाँच सीटें हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के न्यूनतम वन वाले, ठीक है, उत्तर प्रदेश के न्यूनतम वन क्षेत्र वाले पांच जिले नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 336, उत्तर प्रदेश के जो होते हैं न्यूनतम वन क्षेत्र वाले पांच जिले कौन कौन है, कौन कौन से पांच जिले, चलिए देख लेते हैं पांच जिले कौन है उत्तर प्रदेश में। तो पहला जो होता है संत रविदास नगर भदोही, न्यूनतम वन पाया जाता 3.2, ठीक है, संत रविदास नगर भदोही नोट करेंगे। फिर मऊ, इसके बाद मैनपुरी, इसके बाद संत कबीर नगर, देवरिया, ठीक है। ये जिले का जो होता क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। न्यूनतम न्यूनतम वन पाए जाने वाले संत रविदास नगर जो भदोही में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद मऊ में है, ठीक है, 3.12 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर में सभी हैं, ठीक है। फिर मऊ में है 11 वर्ग किलोमीटर में, मैनपुरी में है 13.64, इसके बाद संत कबीर नगर है, ठीक है। इसके बाद सीधा देवरिया है, ठीक है, सीधा देवरिया जिला है। आगे हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश में अधिकतम, क्वेश्चन नंबर 337, उत्तर प्रदेश के जो था अधिकतम वन क्षेत्र वाले जिले जहाँ ज़्यादा वन पाया जाता है, ठीक है, वो तो न्यूनतम था भदोही। अब अधिकतम कहाँ शुरू होगा, सोनभद्र, सोनभद्र, ठीक है। इसके बाद लखीमपुर खीरी है, इसके बाद मिर्जापुर है, इसके बाद पीलीभीत है, ठीक है। ये भी वर्ग किलोमीटर में, सभी ये वर्ग किलोमीटर में दिया, ठीक है। तो सोनभद्र पहले है, इसके बाद लखीमपुर खीरी है 2540.29, फिर लखीमपुर खीरी है, इसके बाद मिर्जापुर है, इसके बाद पीलीभीत है। नोट कर लीजिए, सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है, सोनभद्र में। 4 बार क्वेश्चन पूछा गया, नोट कर लीजिए, ठीक है। इसी क्वेश्चन को फैक्ट बना देंगे, इसी क्वेश्चन को लॉजिक भी बना देंगे, बस आपको याद होनी चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। कुछ भी वो पूछे आप आंसर दे सकते हैं। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 338 नोट करिए, 338, केंद्र और राज्य का वित्तीय संबंध, भाग जो होता है 7 में देखेंगे, भाग 12 में नोट करिए, भाग 12 में देखेंगे जो होता है केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध, नोट करिए भाग 12 में। अनुच्छेद 265 में, अनुच्छेद 265 में होता है विधि के प्राधिकार के बिना करों का अध्यारोपण नहीं। अनुच्छेद 265 में बताया गया है, अनुच्छेद 265 में कहा जाता है कि विधि के प्राधिकार के बिना जो था करों का आरोपण नहीं किया जाता, ठीक है। बिना विधि के जो था किसी पे जो था कर आरोपण आप नहीं कर सकते, कानूनी तौर पे आप कर आरोपित कर सकते हैं, अनुच्छेद 265 कहता है। अनुच्छेद 266 कहता है भारत और राज्यों की संचित निधियां लोकलेखा, भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोकलेखा की बात करता है 266, ठीक है। 267 बात करता है आकस्मिकता निधि की बात करता है, 267 के तहत क्या होगा, आकस्मिकता निधि, नोट करिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 268 के तहत जो था केंद्र द्वारा लगाए गए परंतु राज्यों द्वारा एकत्रित और विनियोजित किया जाता है, ठीक है। केंद्र के द्वारा लगाया जाता है
ठीक है, कर लगाया जाता परंतु राज्यों के द्वारा एकत्रित किया जाता और उसे विनियोजित किया जाता है अनुच्छेद 268 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 270 में देखेंगे, 270 में संघ द्वारा लगाए गए और संग्रहित किंतु राज्य संघ जो था संघ राज्य के बीच वितरित किए जाने वाले कर। ठीक है, संघ और राज्य के बीच जो होता है वितरित किए जाने वाले कर होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 270 के तहत संघ द्वारा लगाए गए और संग्रहित किए जाते, मतलब संघ केंद्र सरकार जो होता है कर लगाती है और केंद्र सरकार जो होता है कर को एकत्रित करती है और संघ और राज्यों में जो होता है क्या करती, कर को क्या करती, जो पैसा आता है उसको क्या कर देती है, वितरित कर देती है। ठीक है, उसे क्या कर देती है, वितरित कर देती है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 274 क्या कहता है, राज्यों के हितों से संबंधित है। कराधान वाले विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। ठीक है, जो कराधान वाले विधेयक होते हैं, कर लगाने की जो विधेयक होती है उस पर जो होता है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जो होता है आवश्यक होती है। ठीक है, अपने मनमाने कर नहीं लगाए जा सकते, पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 275 में देखेंगे कुछ राज्यों को संघ से अनुदान दिया जाता है, कुछ राज्यों को जो होता है संघ से क्या है, अनुदान दिया जाता है। ठीक है, 275। फिर देखेंगे अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन होता है। ठीक है, अनुच्छेद 280 में राष्ट्रपति द्वारा जो होता है प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर जो होता है वित्त आयोग का गठन होता है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे अनुच्छेद 281 देखेंगे, अर्थात वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष रखा जाना। ठीक है, 281 में वित्त आयोग की सिफारिशों को जो होता है संसद के समक्ष क्या करना, रखा जाना, आर्टिकल 281। ठीक है, ये सारे आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 339, उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान। राज्य की राजधानी की चर्चा करते हैं, आगरा 1836 तक थी। ठीक है, आगरा राजधानी थी उत्तर प्रदेश की 1836 तक। उसके बाद प्रयागराज आई 1858 से। ठीक है, इसके बाद लखनऊ जो होता आंशिक रूप से राजधानी बना 1921 में और लखनऊ पूर्णतः राजधानी बन गया 1935 में। ठीक है, 58 से थी। ठीक है, प्रयागराज, फिर जो होता है लखनऊ आ गई राजधानी 1921 से थी। ठीक है, फिर उसके बाद लखनऊ चली गई 1921 में और पूर्णतः जो होता है लखनऊ को 1935 में जो होता है राज्य की राजधानी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे, राज्य का विभाजन हो गया 9 नवंबर 2000 को। उत्तर प्रदेश के 13 जिले जो होते अलग करके उत्तरांचल बना, वर्तमान में उत्तराखंड का गठन किया गया। ठीक है, 9 नवंबर को जो होता है 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन हो गया और एक 13 जिले काटे गए और एक जिला बना उत्तरांचल। ठीक है, एक राज्य बना उत्तरांचल जो वर्तमान में उत्तराखंड कहलाता है। ठीक है, इसका गठन किया गया था, नोट करिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीआर में, सॉरी एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 जिले जो होते शामिल हैं। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में जो होता उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और श्यामली। नोट करेंगे, मेरठ है, गाजियाबाद है। ठीक है, ये एनसीआर में शामिल हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, बागपत है, मुजफ्फरनगर है और श्यामली। ठीक है, ये एनसीआर में शामिल है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 340 देखिएगा, प्रश्न नंबर 340, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जात और जनजात की चर्चा करते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 20.69% है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो होता है कुल जनसंख्या में जो होता है अनुसूचित जातियों का जो प्रतिशत है वो 20.69% है, 20.69% है। ठीक है, अगला, देश में अनुसूचित जातियों को सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन है? देश में जो होता है अनुसूचित जातियों की जो होता है सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश 16.6%, उत्तर प्रदेश है 16.6%। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, नोट करिए। ठीक है,
उत्तर प्रदेश 16.6 अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य। ठीक है, आगे चलें। प्रतिशत में पूछा जाएगा तो 20। ठीक है, देख लेंगे दोनों क्वेश्चन में कुल जनसंख्या पूछा जाता है और सर्वाधिक संख्या पूछा जाता है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक जो होता है, सर्वाधिक अनुसूचित जात वाला जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो सीतापुर। नोट करिए, अनुसूचित जात वाला जिला जो होता है कौन है? सीतापुर है। और सबसे कम अनुसूचित जो होता है जात वाली जनसंख्या वाला जिला कौन है? बागपत। बागपत में सबसे कम अनुसूचित जाति पाई जाती है। सबसे कम अनुसूचित जात पाई जाती है कौन? बागपत। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है? अनुसूचित जनजातियों का। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में जो था, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है? 0.6%। 0.6% सिर्फ, मतलब 1% भी नहीं है, 0.6%। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो सोनभद्र है। नोट करेंगे, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला, ठीक है, जो जनजाति वाला जिला है वो कौन है? सोनभद्र। सबसे ज्यादा जनजातियां सोनभद्र में पाई जाती। नोट करें, सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जनसंख्या वाला जिला कौन है? बागपत। अनुसूचित जाति भी कम पाई जाती है, अनुसूचित जनजाति भी कम पाई जाती है। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति विहीन जिले कौन है? अयोध्या और जालौन। नोट करेंगे, प्रदेश में अनुसूचित जनजाति विहीन जिले कौन कौन है? अयोध्या है और जालौन है। अयोध्या और जालौन, नोट करिए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 341। प्रश्न नंबर 341 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक चल रहा है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश राज्य व्यवस्था में तथ्य जानेंगे। राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? राज्य में पहली बार अर्थात उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 25 फरवरी 1968 से लेकर 26 फरवरी 1969 तक। नोट करिए, 25 फरवरी 1968 से लेकर 26 फरवरी 1969 तक। ठीक है, राज्य विधानमंडल यहाँ का है द्विसदनीय है। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद द्विसदनीय है विधानमंडल। ठीक, द्विसदनीय विधानमंडल है। लोकसभा की कितनी सीटें? 80 हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें? 31 सीटें हैं। ठीक है, 31 सीटें हैं। ठीक है, और सर्वाधिक बार अर्थात सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे? तो श्री आत्माराम, ठीक है, गोविंद खेर, आत्माराम गोविंद खेर। और दूसरे थे केसरी नाथ त्रिपाठी। 3 बार, ठीक है, 3 बार विधानसभा अध्यक्ष बने थे आत्माराम, गोविंद खेर और केसरीनाथ त्रिपाठी। नोट करिए, विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या यहाँ पर कितना है? 403। ठीक है, एक तो एंग्लो इंडियन था जिसे अब हटा दिया गया। विधान परिषद के कुल सदस्य कितने हैं? 400। ठीक है, विधान परिषद के कुल सदस्य कितने हैं? 100 सदस्य हैं। नोट करिए, नोट कर लीजिए। पहली राज्य विधानसभा गठित हुई थी कब? जुलाई 1937 में। पहली बार जो था विधानसभा अर्थात राज्यसभा विधानसभा जो था गठित कब हुई थी? जुलाई में हुई थी। जुलाई जो होता है 1937 में। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन है? सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें कहाँ पाई जाती हैं? तो आपको बता दें, इलाहाबाद, प्रयागराज। 12 सीटें वहां पर हैं। ठीक है, 12 सीटें हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, 12 सीटें। आगे देखेंगे, सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन है? श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। केवल दो दो विधानसभा सीटें हैं। नोट करिए, सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला श्रावस्ती 2 सीटें, महोबा 2 सीटें, चित्रकूट 2 सीटें। ठीक है, ये रखा गया है। नोट करिए, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद करें प्रश्न 342। नोट करिए, 342 में गुप्त काल के महत्वपूर्ण कार्यालय। गुप्त काल के महत्वपूर्ण कार्यालय। देखिए भाई, चैनल पे अगर हो तो थोड़ा सा आप सब्सक्राइब करिएगा, बहुत समय नहीं लगेगा, 2 सेकंड लगेगा सब्सक्राइब। लाइक तो आप जरूर करिए करिए, ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करिए। ठीक है, और कमेंट में लिखा करिए कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आया, यह क्वेश्चन और चाहिए हमें। आप अगर हमें कमेंट में नहीं बताएंगे कि हमें क्या क्या आवश्यकता है, तो हम कैसे बता पाएंगे? ठीक है, कि आपका क्या कमजोर पोर्शन होता है। और हम विस्तृत भी इसमें पढ़ाएंगे। एक दिन हम जो होता है मैराथन क्लास में जो होता है संविधान को पूर्णतः जो होता है व्याख्या करेंगे। लेकिन आप कमेंट में बताया करिए कि ये चीज़ें चाहिए, मतलब यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ यहाँ पर जो है ये सब्जेक्ट कमजोर है,
तो उस पे जो होता कुछ और शॉर्टकट बना करके जो होता अलग से वीडियो डाल दिया जाएगा। जब आप पूछेंगे नहीं तो हम कहाँ से बता पाएंगे आपको, जब आप पूछेंगे तभी तो बता पाएंगे। ठीक है, तो आप इसमें आपकी जिम्मेदारी ये बनती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अर्थात गुप्त काल की बात करते हैं, गुप्त काल के महत्वपूर्ण कार्यालय की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए महादंड नायक किसे कहा जाता है, न्याय का प्रमुख होता था, जो न्याय का प्रमुख होता था उसे महादंड नायक कहा जाता था। ठीक है, अश्वपति किसे कहा जाता था, घोड़े का प्रभारी अधिकारी को अश्वपति, अश्व मतलब घोड़ा ही होता ही है। ठीक है, तो पति मतलब देखभाल करने वाला, अर्थात घोड़ों का देखभाल करने वाला कौन होता था, घोड़ों के प्रभारी अधिकारी होता था। नोट करेंगे, महाप्रतिहार किसे कहा जाता था, रक्षकों का प्रमुख, रक्षकों का जो होता प्रमुख को क्या कहा जाता था, महाप्रतिहार कहा जाता था। नोट नोट करिए, नोट करिए। आगे देखेंगे, नगर श्रेष्ठी, नगर श्रेष्ठी किसे कहा जाता था, नगर प्रशासन की देखरेख करने वाले अधिकारी को। ठीक है, नगर प्रशासन की देखरेख करने वाले जो होते अधिकारी को क्या कहा जाता, नगर श्रेष्ठी कहा जाता था। ग्रामा अध्यक्ष या ग्रामिका, ग्रामा अध्यक्ष या ग्रामिका ग्राम प्रधान को कहा जाता था। ठीक है, ग्रामा अध्यक्ष और ग्रामिका जो होता था ग्राम प्रधान को कहा जाता था। नोट करिए, नरपति, नरपति क्या है, प्रधान पैदल सैनिक होते थे। नरपति क्या, प्रधान पैदल सैनिक को जो था नरपति कहा जाता था। आगे देखेंगे, दूताकाश, दूताकाश किसे कहा जाता था, उपहार और अनुदान से संबंध, उपहार और अनुदान से संबंध को जो था दूताकाश कहा जाता था। नोट करिए, नोट करिए इसे। और देखेंगे नेक्स्ट, रण जो था रणभंड जो था भंडारिका, जो दिया भंड गिरिका कह सकते हैं। ठीक है, रणभंड गिरिका जो होता है ये जो होता है सैन्य आपूर्ति के प्रभारी अधिकारी होता था। ठीक है, और से भंडार गिरिका जो होता है, अब ये जो रण भंडार गिरिका होता है वो सैन्य आपूर्ति का प्रभार अधिकारी होता था। तो सैन्य की आपूर्ति कौन करता है, जो भंडार होता है जिसके पास, ठीक है, वही तो भंडार का कहलाता है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, संध अर्थात संध विग्रहिका जो होता, संध विग्रहिका जो होता था, विग्रहिका जो होता था शांति और युद्ध मंत्री होता था। संधि मतलब होता ही शांति। ठीक है, संधि का मतलब होता है जोड़ना, तो जोड़ेंगे तब जब युद्ध में शांति हो जाएगा तभी तो जोड़ेगा, अर्थात संत विग्रहिका जो होता है शांति और युद्ध का मंत्री होता था। नोट करेंगे, आगे देखेंगे अश्पात, नोट करिए अश्पातल अधिकृत जो होता था कौन होता था, अश्पातल अधिकृत कौन होता था, अभिलेख और लेखा अधीक्षक, अभिलेख और लेखा अधीक्षक। नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विलुपति कौन होता था, पिलुपति कौन है, पिलुपति सेना में हाथियों का प्रभारी अधिकारी होता था। नोट कर लीजिए, बहुत कठिन कठिन शब्द है, पिलुपति, दूताकाश। ठीक है, लेकिन सभी क्लियर है, आप पढ़ के जान जाएंगे कौन होता है, बस दिमाग लगाना होता है। विलुपति जो होता है कौन, पिलुपति, देखिए पिलु हाथी का मतलब पिलवान होता है। ठीक है, उसे जो होता हाथी को ले जाने वाला पिलवान होता था, यहाँ उसी पिलवान शब्द से पिलुपति बन गया था। सेना के हाथियों पे जो था, सेना में हाथियों का प्रभारी होता था, अधिकारी होता था पिलुपति। नोट हो गया, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 343। नोट करिए, उत्तर प्रदेश में गुप्त मंदिर और शिलालेख, उत्तर प्रदेश में गुप्त मंदिर और शिलालेख, ये देखिए पीसीएस में प्रत्येक वर्ष देख रहे हैं पूछा जा रहा है। देखिए हमने 4 साल लगातार पूछा गया है जो तो गुप्त मंदिर और शिलालेख से क्वेश्चन 4 साल लगातार। पहला है दशा अवतार मंदिर देवगढ़ में, दशा अवतार मंदिर कहाँ है, देवगढ़ में। ठीक है, दशा अवतार मंदिर जो था उत्तर प्रदेश के ललितपुर शहर, कहाँ, ललितपुर शहर के देवगढ़ में स्थित है। उत्तर प्रदेश के दशा अवतार मंदिर कहाँ है, उत्तर प्रदेश के जो था किस जिले में, ललितपुर शहर में। ठीक है, ललितपुर जिले में जो था देवगांव में स्थित है, देवगढ़ गांव में स्थित है। मंदिर की खोज करने वाला कैप्टन चार्ल्स स्टूहान था। ठीक है, कैप्टन कौन था, चार्ल्स स्टूहान ने की थी, और इसका नाम जो था अलेक्जेंडर कनिंघम ने रखा था। ठीक है, दशावतार मंदिर का नाम कौन रखा था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने रखा था। ये दोनों लोगों को पूछा जाता है। और खोजकर्ता कौन थे, चार्ल्स स्टूहान, चार्ल्स स्टूहान ने खोज की थी मंदिर को, और नाम रखने वाला जो था कैप्टन अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम था। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट, भीतरगांव का मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, भीतरगांव का मंदिर। ठीक है, भीतरगांव मंदिर था उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में जो था स्थित है। भीतरगांव मंदिर कहाँ है, मिलान करने के लिए आता है, मिलान करने के लिए ज्यादा दिया था, उसमें 3 बार मिलान करने के लिए दिया था। तो भीतरगांव मंदिर जो होता है
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। ठीक है, ये सबसे पुराना बचा हुआ हिंदू मंदिर है, याद रखना। सबसे पुराना बचा हुआ जो होता है हिंदू मंदिर है ये। ठीक है, इसे छठी शताब्दी में गुप्त काल में बनाया गया था। सोचिए कितना पुराना है। छठी शताब्दी में जो होता है गुप्त काल में जो होता है ये मंदिर बनाया गया था। कौन? भीतरगांव मंदिर, कानपुर में। ठीक है, जाके देख लीजिएगा आप कभी। आगे देखेंगे धम्मेक स्तूप, नोट करेंगे धम्मेक स्तूप। चलिए, वाराणसी से जो होता है 13 किलोमीटर दूर सारनाथ में स्थित है। नोट करिए, वाराणसी से जो होता है 13 किलोमीटर दूर जो होता है कहाँ पर? सारनाथ स्थित, सारनाथ में स्थित है। कौन? धम्मेक स्तूप। यह हिरण पार्क और ऋषिपत्नम को चिन्हित करता है। ठीक है, जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, धम्मेक स्तूप में बुद्ध ने जो होता है अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ अर्थात वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में उन्होंने 13 किलोमीटर दूर जो होता है सारनाथ में स्थित है। ये हिरण पार्क है, या ऋषि पत्तन को चिन्हित करता है, जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो था दिया था। ठीक है, धम्मक स्तूप नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट, भीतरी शिलालेख स्तंभ। भीतरी शिलालेख स्तंभ के बारे में करते हैं। ठीक है, ये स्कंद गुप्त की भीतरी जो था, स्कंद गुप्त का भीतरी स्तंभ शिलालेख। ठीक है, ग्राम भितारी, सैदपुर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में खोजा गया था। नोट करिएगा, भीतरी शिलालेख का स्तंभ जो था कहाँ कहाँ खोजा गया था? ये स्कंद गुप्त का भीतरी स्तंभ शिलालेख जो था कहाँ? ग्राम भिटारी में, सैदपुर में, गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश में खोजा गया था। ठीक है, ठीक है, यह गुप्त साम्राज्य के शासक स्कंदगुप्त लगभग 455 से लेकर लगभग जो था 467 ईस्वी, ठीक है, के शासनकाल का होता है, मिलता है। कौन? भीतरा शिलालेख स्तंभ। ठीक है, भीतरी शिलालेख स्तंभ समुद्रगुप्त, बस याद रखना स्कंदगुप्त के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला, महत्वपूर्ण जो था संगम साहित्य। ठीक है, चलेंगे शिल्पादि शिल्पादिकारम। ठीक है, शिल्पादिकारम जो होते हैं देखेंगे। चलिए, शिल्पादिकारम जो होता है इलंगो, इलांगो आदिगल द्वारा लिखित है। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई? शिल्पादिकारम इलांगो आदिगल द्वारा लिखित गई है। ये जो था कोलवन अर्थात कोवलन कनागी माधवी के प्रेम प्रसंग के बारे में। ठीक है, कोलन जो होता है कोलन कनागी और माधवी के प्रेम प्रसंग के बारे में लिखा गया है। बाद में इसे जो होता है दक्षिण भारत में एक कनागी पंथ विकसित हुआ था। बाद में जो होता है दक्षिण भारत में एक कनागी पंथ भी जो होता है इसके हिसाब से विकसित हो गया था। कनागी और माधवी की प्रेम कथा है। ठीक है, यहाँ पर लिखना चाहिए ये शिल्पादिक्रम, शिल्पादिक्रम थोड़ा छोटा सा नहीं बड़ा सा होना चाहिए। चलिए, उसमें आप समझ जाएंगे। और प्रिंटिंग करने वाला कितना स्पीड प्रिंटिंग करे बेचारा, बाद में बहुत मैटर मिला उसे। तो आगे चलेंगे नेक्स्ट, मणि मेखलाई। मणि मेखलाई देखेंगे, ये सीता लाई सतनार द्वारा लिखित है। सीता लाई सतनार द्वारा लिखित है, नोट करेंगे। मणि मेखलाई सीता लाई सतनार द्वारा लिखित है। अगली पीढ़ी में जो होता शिल्पादिक्रम की कहानी जारी है। ठीक है, जिसमें मणि मेखलाई माधवी और कोलन की बेटी है। ठीक है, जिसमें जो होता है मणि मेखलाई में किसकी है? जो शिल्पादिक्रम की कहानी थी उसमें वो जारी है। और जिसमें जो होता है मणि मेखलाई की बेटी जो होता है माधवी और कोलन की बेटी है। ठीक है, कोलन की बेटी है, इनकी चर्चा की गई है। ठीक है, मणि मेखलाई में। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले में देखेंगे तोलकप्पियम। तोलकप्पियम में बता रहे हैं, तोलकाप्पियम में जो था तोलकाप्पियार द्वारा लिखित गई है और द्वितीय संगम का उत्पाद है। ये द्वितीय संगम का उत्पाद था। ठीक है, ये मूल रूप से तमिल व्याकरण और काव्यशास्त्र में जो था एक काम है। ठीक है, काव्यशास्त्र पर जो था एक काम है, नोट करिए। तमिल व्याकरण और काव्यशास्त्र पर जो था ये काम होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे देखेंगे तिरुकुरल। ठीक है, तिरुकुरल क्या है? दर्शन शास्त्र से संबंधित है। तिरुकुरल किससे? दर्शन शास्त्र से संबंधित है। और तिरुवलर जो था, ठीक है, तिरुवलुर वो द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नाम थोड़ा से साउथ का नाम बहुत है। ठीक है, आगे देखेंगे जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि की बात करते हैं, मदुरई स्थित है। जैन तपस्वी जो था तिरुक्तेश्वर, ठीक है, तिरुक्त तेवर जो था, नोट करिए। तिरुतक्त केवर जो होता है, तिरुक्त कतेवर जो था 10वीं शताब्दी में लिखे गए थे। नाम कितना हार्ड हार्ड लिखा है।
ठीक है, इसे अच्छा अंग्रेजी में लिख देता तो पढ़ने में आ जाता। आगे देखेंगे। नेक्स्ट, कुंडल केसी। कुंडल केसी क्या, एक कुंडल केसी नाम की व्यापारी जात की एक हिंदू और जैन लड़की के बारे में एक दुखद प्रेम कहानी प्रतीत होती है। हिंदू या जैन लड़की के बारे में, ठीक है। कुंडल केसी नाम की व्यापारी जात की जो होता है एक हिंदू और जैन लड़की के बारे में जो होता है एक दुखद प्रेम कहानी प्रतीत इसमें होती है, जिसे मौत की सजा पाने वाले बौद्ध अपराधी कलान से प्यार हो जाता। ठीक है, मौत की सजा पाने वाले बौद्ध अपराधी थे। कौन बौद्ध अपराधी, कौन था, कलान, जिससे जो होता प्यार हो जाता है इस लड़की से, जैन लड़की से। ठीक है, जो जैन लड़की होती है, जो बौद्ध के धर्म के जो थे एक अपराधी था, जिसे जो था मौत की सजा दी गई थी, और उसी से जो होता है जैन धर्म की लड़की से क्या हो गया, प्यार हो गया था। यही प्रेमिक कहानी है उसकी। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 345 देखेंगे। ग्रंथ और उनके रचयिता, ग्रंथ और उनके रचयिता के बारे में चर्चा करेंगे 345 में। ग्रंथ और उनके रचयिता के बारे में, पुंडरीक विट्ठल, नोट करिए बहुत इंपॉर्टेंट, पुंडरीक विट्ठल वह रागमाला से जुड़े हैं। ठीक है, यह जो होता है रागमाला से जुड़े हैं, भारतीय संगीतकार थे। नोट करिए भारतीय संगीतकार थे। ठीक है, उन्होंने संगीत से संबंधित सगद्र चंद्र उदय, ठीक है, सदग्र चंद्रोदय नामक पुस्तक की रचना की थी। नोट करिए, सदग्र चंद्रोदय नामक जो था पुस्तक की रचना की थी, नोट कर लीजिए। आगे देखेंगे, राजा मान सिंह निर्देशानुसार उन्होंने जो होता है राग मंजरी नामक ग्रंथ की रचना की थी। नोट करिए, राजा मान सिंह के निर्देशानुसार उन्होंने क्या किया था, राग मंजरी नामक जो था ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राग मंजरी राजा मान सिंह के निर्देशानुसार। आगे देखेंगे, श्रीकंठ की बात कर लेते हैं। श्रीकंठ रस कौमुदी से जुड़े हुए हैं, वह रस कौमुदी से जुड़े हुए हैं, पुंडरीक विट्ठल के छात्र थे। पुंडरीक विट्ठल के क्या थे, श्रीकंठ छात्र थे। वे जो होता है जो शत्रुशल्य के दरबारी कवि थे। ठीक है, शत्रुशल्या के दरबारी कवि थे, शत्रुशल्या के दरबारी कवि थे। ठीक है, रस कौमुदी मुखर और वाद संगीत और नृत्य से संबंधित थे। ठीक है, रस कौमुदी मुखर और वाद संगीत और नृत्य से क्या थे, संबंधित थे। नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट, सोमनाथ, नोट करिए, सोमनाथ जो होता है, सोमनाथ, ठीक है, वह राग विभोज से जुड़े हुए थे, वह राग विभोज से जुड़े हुए थे और एक तेलुगु ब्राह्मण थे। क्या उनसे, तेलुगु ब्राह्मण थे, और राजा मुंदरी के रहने वाले थे, और राजा मुंदरी के रहने वाले थे। नोट करना, राजा मुंदरी के रहने वाले थे, तेलुगु ब्राह्मण थे। ठीक है, राग, उन्होंने अपने रागों को जन जनक और थाटा राग प्रणाली में संदर्भित किया था, वर्णित किया था। ठीक है, रागों को जन जनक और थाटा राग प्रणाली के संदर्भ में वर्णित किया था सोमनाथ। आगे चलेंगे। नेक्स्ट, वेंकट रमन, वेंकट रमन देखेंगे। ये जो था चतुर्दंडी प्रकाशिक थे, चतुर्दंडी जो था प्रकाशिक से जुड़े हुए थे। कर्नाटक संगीत के एक भारतीय कवि और संगीतकार थे, कर्नाटक संगीत के जो था एक भारतीय कवि और संगीतकार थे। ठीक है, वेंकट रमन चतुर्दंडिक प्रकाशिक में भारत की कर्नाटक संगीत परंपरा में रागों का वर्गीकृत है और व्यवस्थित करने के लिए जो होता है सैद्धांतिक मेलकर्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। जो था सैद्धांतिक करने के लिए क्या, मेलकर्ता प्रणाली की क्या होती शुरुआत की थी उन्होंने। ठीक है, आगे चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 346, क्वेश्चन नंबर 346, लास्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिपिटक, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिपिटक। त्रिपिटक जो था तीन टोकरी का एक पारंपरिक शब्द है। त्रिपिटक या तीन टोकरी एक पारंपरिक शब्द है जिसका इस्तेमाल विभिन्न बौद्ध धर्म ग्रंथों के लिए किया जाता था। इसका इस्तेमाल किसका, बौद्ध धर्म ग्रंथों के लिए किया जाता था। तीन पिटक थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, तीन पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। नोट करेंगे आप। विनय पिटक क्या में क्या होता था, भिक्षुओं और भिक्षुणियों के मठवासी जीवन पर लागू आचरण और अनुशासन के नियम शामिल थे। नोट करिए, भिक्षुओं और भिक्षुणियों के जो था मठवासी जीवन पर लागू आचरण और अनुशासन के नियम इसमें शामिल होते थे विनय पिटक में। ठीक है, और देखेंगे सूत्र पिटक की बात करते हैं। सूत्र पिटक में क्या था, बुद्ध की मुख्य शिक्षा धम्म शामिल थे। ठीक है, 5 निकायों और संग्रहों में विभाजित किया जाता है इसे, 5 निकाय और
संग्रह में विभाजित था। सूत्र पिटक कौन कौन? दीघा निकाय, मध्यमा निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुदा का निकाय। नोट करिएगा, ठीक है। दीघा निकाय, मध्यमा निकाय, ठीक है, संयुक्त निकाय, अंगुत्तरा निकाय और खुदा खुदा का निकाय, ये 5 जो था पिटक में विभाजित है, ठीक है। सूत्र पिटक नोट कर लीजिए। और लास्ट जो था अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक की बात करें तो इसमें क्या था? अभिधम्म पिटक में भिक्षुओं की शिक्षा, भिक्षुओं की शिक्षा थी, विद्वतापूर्ण गतिविधि का एक दार्शनिक विश्लेषण और व्यवस्थितीकरण इसमें अभिधम्म पिटक में, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथों में जैसे पाए जाते हैं दिव्यावदान है, ये भी बौद्ध ग्रंथ है, दीपवंश है, महावंश है, मिलिंदपन है आदि इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है। लेकिन जो था मिलिंद पन्नों में जो होता पाली भाषा में लिखा गया। मिलिंद पंथ किस भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया। मिलिंद पन्न पाली भाषा में लिखा गया है और एक बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। ये ग्रंथ बौद्ध भिक्षु नागसेन, ये ग्रंथ है मिलिंद पन्नो, बौद्ध भिक्षु नागसेन और भारत यूनानी शासक मिलिंद के बीच में हुए वार्तालाप का वर्णन करता है। भारतीय यूनानी शासक मिलिंद के बीच में जो होता है वार्तालाप का क्या करता है? वर्णन करता है। कौन? मिलिंद पन्नो, ठीक है। मिलिंद पन्नों का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ है मिलिंद के प्रश्न, ठीक है। मिलिंद पन्नों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मिलिंद के प्रश्न होते हैं, ठीक है। नागसेन कश्मीर के रहने वाले सर्व जो था स्थितवादी बौद्ध भिक्षु थे। नागसेन जो होता था कश्मीर के रहने वाले सर्व जो था वादी स्थित बौद्ध भिक्षु थे, ठीक है। तो ये आज का जो था टॉपिक समाप्त होता है। आज इवनिंग में एक लास्ट टॉपिक इसका होगा क्यूब सीरीज का, ठीक है। क्यूब सीरीज का लास्ट टॉपिक होगा। कुछ लोग कहते हैं कि सर ये मैटर कहाँ मिलेगा? लिंक नीचे दिया गया है, ठीक है। लिंक नीचे दिया गया है, उसमें शॉर्टकट मैटर भेजा जाता है और पूरी पीडीएफ जो होता है अभी अलाउ नहीं है, ठीक है। फिर भी भेजा जाएगा इसमें। लेकिन जो होता है आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पर क्विज सीरीज चल रही है, क्विज सीरीज चल रही है उत्तर प्रदेश स्पेशल सारे प्रश्न का। और टारगेट हमारा है कि 10,000 क्विज जो होता है आपको देंगे हम, जिसमें आप डेली अपडेट होते रहेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। चलिए, ठीक है, आज की क्लास यही समाप्त होती है।